जी, तो मेरे भाइयों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिलाखिर 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर ही दिया, जिसका हम सबको बेचैनी से, बेसब्री से इंतज़ार था। हलचल मची हुई थी सब जगह के तमाम टीमों ने ऐलान कर दिया अपने स्क्वाड का। एक पाकिस्तानी टीम है जो कि अपने स्क्वाड का ऐलान ही नहीं कर पा रही है। आखिर क्या ऐसी सरप्राइज़ एंट्री होने वाली है इस स्क्वाड में? बिलख़ुसूस हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से भी बहुत ज़्यादा बेचैनी उनमें पाई जाती थी कि यार कि इनके स्क्वाड का नहीं ऐलान हो रहा है। ऑब्वियसली हम सब में भी वो बेचैनी पाई जा रही थी। तो बिलाखिर ऐलान कर दिया गया और एक सरप्राइज़ एंट्री स्क्वाड में हुई है, जिसका नाम है फ़हीम अशरफ, जिनको चंदा के नाम से भी पुकारा जाता है। मैंने अक्सर कमेंटेटर्स के मुँह से सुना है ये लफ्ज़। स्क्वाड का ऐलान हो गया। कुछ लोगों को एतराज़ भी होगा इससे। एटलीस्ट 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स तो होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे हैरानकुन तौर पे एक स्पेशलिस्ट स्पिनर रखा गया है, वो है अबरार अहमद। उस्मान खान की एंट्री हुई है। शुबा तो था, लोगों को ज़हन में था कि कहीं उस्मान खान को ना शामिल किया जाए। हालाँकि उस्मान खान की कोई परफॉर्मेंस नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, जब से वो टीम में शामिल हुए हैं। टी20 फॉर्मेट में अब तक उन्होंने खेला है और टी20 में हालाँकि वो ओपनर के तौर पे खेले जाते हैं पीएसएल की अगर हम बात करें तो, लेकिन रन्स भी उन्होंने उस फॉर्मेट में एज़ एन ओपनर ही किए हैं, लेकिन ओडीआई आज तक उन्होंने नहीं खेला और उनको सरप्राइजिंगली ओडीआई स्क्वाड में शामिल किया गया। 2 सरप्राइज़ एंट्रीज़ हैं, फ़हीम अशरफ और उस्मान खान। अब उस्मान खान को क्यों शामिल किया गया, मेरी बात अब तक समझ में नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कोई ओडीआई तो नहीं खेला आज तक। और क्या वो मिडल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पे सामने आएँगे, चूँकि ही इज़ नॉट अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन। हो सकता है अगर उनको ओपनर के तौर पे इस्तेमाल किया जाए इन प्लेस ऑफ साइम अयूब, तो शायद बात कुछ समझ में आती है। असद शफीक, उनका ये कहना है कि उन प्लेयर्स को शामिल किया गया जिनका डोमेस्टिक में रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, जिन्होंने डोमेस्टिक में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। इनमें फ़हीम अशरफ का भी नाम सिर्फ फहरिस्त है, लेकिन उस्मान खान की एंट्री मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है, क्योंकि बिकॉज ही इज़ नॉट अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन। एज एन ओपनर अगर वो फ़खर जमान के साथ आ जाए तो माइट बी पॉसिबल कि कुछ राइट कॉम्बिनेशन बन जाए। अब मुख्तलिफ लोग कयास आराइयाँ कर रहे हैं जी कि रिजवान हो सकता है ओपन करें फ़खर के साथ। कभी बाबर आजम का नाम सुनने में आ रहा था। बाबर आजम तो बहरहाल ओपन नहीं करेंगे, वो नंबर 3 पर ही आकर खेलेंगे और उनको ओपन करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ही इज़ नॉट एन ओपनिंग बैट्समैन। नंबर 3 उनके लिए एक बेहतर पोजीशन है। बहरहाल बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस देनी होगी। ये इनके लिए मेक और ब्रेक टूर्नामेंट होगा और ये टूर्नामेंट काफ़ी ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तमाम टीमों पर, क्योंकि आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। पाकिस्तान टीम की अगर मैं बात करूँ, 3 मैचेस आपने खेलने अपने ग्रुप में, 3 में से कम अज़ कम 2 मैचेस आपने लाज़मी जीतने हैं। एक मैच भी अगर आप हारे, तो आपके सेमीफ़ाइनल में चांस जो है वो कम हो सकते हैं, क्योंकि हारना आप इस टूर्नामेंट में अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। सेमीफ़ाइनल, फाइनल मिला के कुल 5 मैचेस बनते हैं। 3 मैचेस में अगर 2 मैचेस हार गए, तो आप इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएँगे स्ट्रेट अवे। यूँ समझिए कि ये सॉर्ट ऑफ अ नॉकआउट टूर्नामेंट है। आपको बहुत सोच समझ के फैसले करने होंगे कि ओपनर किसको खिलाना है, मिडल ऑर्डर पे किसको जाना है, ऑलराउंडर कितने होने चाहिए। और ऑल्दो अगर स्क्वाड में देखा जाए तो 3 ऑलराउंडर्स हमने किए सिलेक्ट, 5 बैटर्स, 1 स्पेशलिस्ट स्पिनर है और 4 फास्ट बॉलर्स के साथ हम जा रहे हैं। हसनैन को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। सुनने में ये आ रहा है कि ओपनर हो सकता है कि सऊद शकील को खिलाया जाए फ़खर जमान के साथ। असद शफीक का ही कहना है, जो जिन्होंने टीम अनाउंस की है, जो कि सिलेक्शन कमेटी के मेन रुकन हैं, उनका ये कहना है कि भाई फ़खर के साथ या तो सऊद शकील ओपन करेंगे या फिर बाबर आजम। बाबर आजम तो मेरे ख्याल उनको ओपन करना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन सऊद शकील की एंट्री एज एन ओपनर, क्योंकि पीएसएल में वो एज एन
ओपनिंग बैट्समैन वो खेल चुके हैं, लेकिन ऑल्दो ही इज़ अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, लेकिन उनको फिर ओपनर बनाया जा रहा है, तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही कि कॉम्बिनेशन कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा। सऊद शकील इज़ नॉट एन ओपनिंग बैट्समैन, और ओडीआई में जब नया बॉल आता है और 10 ओवर का जो फर्स्ट पावर प्ले होता है, उसमें आपको मैक्सिमम रन जोड़ने होते हैं। हमारी टीम का सबसे बड़ा मसला ये है कि पावर प्ले में रन ही नहीं बनाते, पावर प्ले में उस हिसाब से एग्रेसिव खेलते नहीं जिस हिसाब से खेलना चाहिए। तो यहाँ पे फ़खर जमान पर भारी जिम्मेदारी आयद होगी, फ़खर पर ज़्यादा प्रेशर होगा। अगर फ़खर और उस्मान खेलें तो मैं समझता हूँ शायद बेहतर हो सकता है, क्योंकि उस्मान खान भी एक्सप्लोसिव बैट्समैन है लाइक फ़खर। हाँ, सऊद शकील क्योंकि डेफिनेटली मिडल ऑर्डर के प्लेयर है, लेकिन उससे बेहतर था कि अगर आपको जेन्युइन ओपनर चाहिए था तो इमाम उल हक वाज द बेटर चॉइस। लेकिन इमाम उल हक को क्यों नहीं शामिल किया गया? क्योंकि साइम नहीं था, तो ये एक फ़खर और इमाम का कॉम्बिनेशन, राइट कॉम्बिनेशन बन सकता था, क्योंकि इमाम थोड़ा सेंसिबली खेलता है, इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता है, लेकिन फ़खर ज़बान काफ़ी एग्रेसिव खेलता है। तो एक एंड पे एग्रेसिव और दूसरे एंड पे थोड़ा संभल के खेलने वाला हो, तो एक बेहतर कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इस सूरत में क्या सऊद शकील फिट इन हो पाएंगे? लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अगर एज एन ओपनर आपको चाहिए था तो इमाम वॉज द बेटर ऑप्शन। द टाइम विल टेल कि ये स्ट्रेटजी कामयाब रहेगी या नहीं। फास्ट बॉलिंग में अगर आप देखें तो 4 फास्ट बॉलर्स आपने किए सेलेक्ट। फास्ट बॉलिंग भी मुझे लग रहा है हमारी टीम ज़्यादा कर रही है डिलाय। स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो अपने सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा रहे हैं, अबरार अहमद, और उसके अलावा चूँकि स्क्वाड में खुशदिल शाह को भी रखा गया है, सलमान अली आगा भी हैं, फ़हीम अशरफ भी हैं। फ़हीम अशरफ मुझे समझ में नहीं आई फ़हीम अशरफ की एंट्री, क्योंकि जब ऑलरेडी सलमान अली आगा और खुशदिल शाह हैं तो फ़हीम अशरफ की एंट्री बनती नहीं है। फ़हीम अशरफ की जगह अगर किसी स्पेशलाइज्ड स्पिनर को रखा जाता तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि होम कंडीशन से आपकी, और दुबई में आपने एक इंडिया से भी मैच खेलना है, तो वहाँ पे स्पिनर्स ही कारआमद साबित होंगे, फास्ट बॉलर्स कारआमद साबित नहीं होंगे। लेकिन हम लोग क्यों इतने ज़्यादा ये कि रेगुलर स्पिनर्स को हमने क्यों नहीं अप्रोच किया, और सिर्फ हमने ज़्यादा ये कि फास्ट बॉलिंग पर हम करें डला है। स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो अबरार के साथ अगर देखा जाए तो खुशदिल शाह भी स्पिन करते हैं, सलमान अली आगा अगर खेलेंगे तो वो भी स्पिन करते हैं, सऊद शकील भी देखा जाए तो पार्ट टाइम के तौर पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो रेगुलर स्पिनर्स होने चाहिए थे। सुफियान मुकीम कुड बी द एक्स फैक्टर अगर उनको शामिल किया जाता, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। तो वही बात है, अगर फ़हीम अशरफ की जगह अगर किसी स्पिनर को डाल दिया जाता, या सुफियान मुकीम, या फिर साजिद खान, क्योंकि साजिद खान मुसलसल टेस्ट फॉर्मेट में आपके परफॉर्म करते आ रहे हैं। साजिद खान कुड हैव बीन द बेटर ऑप्शन मैं समझता हूँ, क्योंकि साजिद में काफ़ी एंथुसियाज़म है और वो जज्बा लेकर आता है टीम में, और काफ़ी एंथुसियाज़म के साथ वो खेलते हैं। तो साजिद खान को शामिल कर लेते हैं इन प्लेस ऑफ फ़हीम अशरफ, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता। बहरहाल चलें, अब तो टीम आपकी तो खैर अब सामने आ गई, अब तो यही टीम है, इसी टीम को आपने सपोर्ट करना है। अब चाहे इस पर तनकीद करें या कुछ भी कहें, अब तो टीम आपकी ये बन चुकी है, और कुछ भी अब आपको परफॉर्म तो करना है, आपकी टीम को जान रवानी होगी। ये डू और डाई वाला ऑप्शन है, आप इसमें हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, पहला मैच आपका न्यूजीलैंड से पड़ेगा, पहला मैच अगर आप अनलकीली हार गए, फिर टीम पर आपके ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, क्योंकि अगला मैच आपका इंडिया से, तो ये वो मैच है जिस पर दुनिया भर की नज़रें होंगी। इंडिया से जो मैच होगा वो मेक को ब्रेक वाला मैच होगा। अगर आपने इंडिया से मैच जीत लिया तो आप इस टूर्नामेंट में थ्रू कर जाएंगे, लेकिन अगर इंडिया से अगर आप मैच हार गए तो आपका मोरल बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। आपको याद होगा कि 2023 के वर्ल्ड कप से पहले जो एशिया कप हुआ था उसमें पाकिस्तान नंबर 1 साइड थी ओडीआई की, लेकिन जब इंडिया से जो आप बहुत बुरी तरह हारे थे, बहुत हैवी मार्जिन से आपको शिकस्त हुई थी इंडिया से, तो वो मैच हारने के बाद पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बैकफुट पे चला गया था। साइकोलॉजिकली पाकिस्तानी पूरी टीम बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। एशिया कप से भी आप बाहर हो गए थे,
और फिर वर्ल्ड कप 2023 में भी आप जो है वो इंडिया से हारे थे, और इंडिया से हारने के बाद फिर आपकी टीम एकदम, आपका मोरल इतना ज़्यादा डाउन हो गया था कि अफ़गानिस्तान से भी फिर आप हार गए थे। साउथ अफ्रीका से भी हारे, हालाँकि साउथ अफ्रीका से बहुत नील बैटिंग फिनिश हुआ था, लेकिन फिर आपकी टीम सँभल नहीं पाई थी। और जो फ़खर जमान वापस आए, उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ बड़ी शानदार बैटिंग की थी, मैच आपको जो है जिताया था, फिर बांग्लादेश से भी जीते थे। लेकिन बहरहाल इंडिया से हारने के बाद टीम का मोरल बहुत ज़्यादा टूट चुका था, इसलिए इंडिया वाला मैच कुछ भी बहुत अहम होगा। जो भी आप फाइनल प्लेइंग 11 आप करते हैं सिलेक्ट, अब आप चाहे सऊद शकील को ओपन कराएँ या बाबर को ओपन कराएँ, या जो भी आपकी स्ट्रैटेजी बनती है, प्लेइंग 11 आपकी जो भी बनती है, अगर 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएँगे और एक अबरार होगा, और क्या सलमान अली आगा, वही बात है कि क्या वो 10 ओवर्स का कोटा पूरा कर पाएँगे? क्योंकि वो बैटिंग भी करते हैं, एज़ एन बैट्समैन भी उनको अपनी ज़िम्मेदारी जो पूरी करनी होती है। तो ये एक थोड़ा-सा सिलसिला होगा, क्योंकि अगर सऊद शकील भी अगर खेलते हैं, क्योंकि सऊद शकील भी पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग करते हैं, तो क्या फिर इनकी ये स्ट्रैटेजी होगी कि जिस तरह से साइम अयूब को बॉलिंग दी जाती थी, 4-5 ओवर उनसे भी करवाए जाते थे, या सलमान अली आगा और साइम अयूब से मिला के 10 ओवर का कोटा पूरा किया जाता। तो शायद इनका प्लान हो कि सऊद शकील को अगर ये ओपन लेके जाते हैं, तो फिर सऊद शकील और सलमान अली आगा से मिला के 10 ओवर का कोटा पूरा करें। हो सकता है इनके ज़हन में ये स्ट्रैटेजी हो। बहरहाल अभी जो ट्राई सीरीज़ होगी आपकी, उसमें भी यही स्क्वाड है, और क्या ट्राई सीरीज़ में आप ये चाहें तो कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख सकते हैं। अगर सऊद शकील से आपने ओपन करवाना है, ऑल्दो ही इज़ नॉट एन ओपनिंग बैट्समैन, लेकिन अब वो मिडल ऑर्डर को ओपनर आप बना रहे हैं, तो ये किस तरह से ये मामला आगे जाएगा, द टाइम विल टेल, क्योंकि कामरान गुलाम भी बॉलिंग करते हैं। एज़ एन पार्ट टाइमर आप कामरान गुलाम को भी स्पिनर ट्राई कर सकते हैं। तजुर्बा करने का कुछ है नहीं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में ये है कि आपने एक मैच भी हारा, तो आप समझो फिर आप बैक फुट पे जाना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक मैच भी अगर आप हारेंगे तो आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, और आपने 2 मैचेस तो लाज़मी जीतने होंगे। फिर उसमें रन रेट का फैक्टर भी आ सकता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। क्योंकि एक मैच हारने के बाद रन रेट का भी मसला हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है। इसमें आप इतने ज़्यादा तजुर्बात कर नहीं सकते। आपको जो भी करना होगा, वो एक दफ़ा ही करना होगा कि आपको अगर आपने जो भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी होगी, तो फिर प्लेयर्स को उस स्ट्रैटेजी पर मुकम्मल तौर पे अमल पैरा होना होगा। तो उसके लिए फिर मेंटली तौर पे भी तैयार रखना होगा कि अगर सऊद शकील एज़ एन ओपनर आ रहे हैं, तो फिर उनको एज़ एन ओपनर वो रोल प्ले करना होगा। अब वो है नहीं, वो एक अलग बात है। तो अगर आप ये चीज़ सोच लिए, तो फिर वो भी आप ज़हन में रखें कि आपने फिर एज़ एन ओपनर ही आपने खेलना है, तो फिर एज़ एन ओपनर ही आपने इनिंग्स को बिल्ड भी करना होगा, पावर प्ले का इस्तेमाल करना होगा। अभी 10 ओवर का पावर प्ले ओपनर एज़ एन ओपनर्स, अगर 10 ओवर का पावर प्ले अगर आप कम से कम 8 या 9 रन पर ओवर आपको रन स्कोर करने होंगे, क्योंकि 10 ओवर का जो पावर प्ले था, उसमें कम से कम आपको, मैं समझता हूँ कि 9 10 रन पर ओवर का टारगेट आपको रखना होगा, क्योंकि ये हमारे एशियन कंडीशन है, ये भी ध्यान में रखें कि हाई स्कोरिंग पिचेस हो सकती हैं, रन्स बनेंगे यहाँ पे। तो रन्स आपको इन पिचों पे आपको, अपनी होम कंडीशन है, आपको अंदाजा है कि इन पिचों में रन्स बनाने हैं। यहाँ पे 240, 270, 280 वाली कहानी नहीं होगी। अगर आपने 270, 280 का भी टारगेट दिया, तो अगली टीम आराम से चेस कर लेगी। पिंडी की पिच की कंडीशन हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे कराची हो, वहाँ पे आपने अगर 270, 280 जो है वो सेफ स्कोर नहीं होगा। 300 प्लस आपको ज़हन में रखना होगा। 350, 350 का टारगेट आपने ज़हन में रखना होगा अगर आप फर्स्ट बैट करते हैं, क्योंकि अगली टीम जो है वो टारगेट चेस कर सकती है, क्योंकि सारी टीमें बहुत स्ट्रांग है। ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड। अगर अब पाकिस्तान का जो मैच है वो डेफिनेटली इवन बांग्लादेश से भी होगा, तो बांग्लादेश भी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि आप अपने होम कंडीशन में आपका रिकॉर्ड भी कोई इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, जैसा कि हमने माजी में भी हमने देखा है। तो दुबई में ये है कि दुबई की कंडीशन थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे डे में बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता बहरहाल, लेकिन नाइट में बैटिंग थोड़ी इजी हो जाती है। दुबई की जो पिच है वो थोड़ी स्लो है कंपैरेटिव टू, अगर हम
देखें तो कराची, लाहौर, पिंडी, दुबई की जो पिच है इतनी ज़्यादा बैटिंग के लिए साजगार तो होगी, लेकिन वो विकेट वहाँ पे जो है स्लो एंड स्पिनर्स को वो पिच काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आपने ये चीज़ भी जो है वो देखनी होगी, क्योंकि फर्स्ट बैट करना है तो आपने फिर रन्स भी उस हिसाब से जहन में आपने 350 या 350 के लगभग के बीच का जो टारगेट आपने सेट करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे टफेस्ट मैच है वो इंडिया से होगा, और वहाँ पे इंडिया के पास स्पिनिंग की बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। उनके पास वाशिंगटन सुंदर है, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, तो वो स्पिनर से आपको फंसा सकते हैं। और आपके पास जो है उसे एक ही स्पेशलाइज स्पिनर है, वो है अबरार। यहाँ पर अगर अबरार के साथ एक और स्पेशलाइज स्पिनर को आपने रखा होता तो मैं समझता हूँ वो बेहतर ऑप्शन होता। टीम जो आपकी अनाउंस हो गई, अब आपने परफॉर्मेंस देनी है और यू हैव टू गो ऑल आउट। खेल है, जीत हार तो होती है, एक टीम हारेगी तो एक टीम जीतेगी, लेकिन बट यू हैव टू परफॉर्म एट योर बेस्ट। जिसको जो रोल दिया जाएगा वो उसको वो रोल प्ले करना होगा। एनीवेज, बेस्ट विशेस ही दे सकते हैं। विश पाकिस्तान टीम द बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस चैंपियंस ट्रॉफी। और अभी जो इससे पहले ट्राई नेशन सीरीज शुरू होने वाली है फ्रॉम February 8, जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका शामिल है, तो देखें इस ट्राई नेशन सीरीज से ये अंदाजा हो जाएगा कि ये हमारी टीम जो सिलेक्ट की गई है वो कितने पानी में है।